नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी पीसीएस पीआई की सीरीज में। यह इस वीडियो सीरीज का 28वां लेक्चर है। हम 2018 के प्रश्नों को देख रहे हैं आज। 2018 के लगभग 2 प्रश्न हम देखेंगे और यह जो वीडियो सीरीज है, आप पाएँगे कि जो पीवाईक्यू है, उसको तो हम डिटेल से डिस्कस कर ही रहे हैं। लेकिन उसके साथ-साथ जो आपका जीएस है, जो आपका करंट अफेयर है और जो बाकी बचे ऑप्शंस हैं उस क्वेश्चन के, उनको भी डिटेल से हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो पीवाईक्यू सीरीज है, यह बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली उत्तर प्रदेश में। तो हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा प्रश्नों पे आते हैं। तो देखिए ये प्रश्न था, साइंस का यह क्वेश्चन है, रिपीटेड वे में इस क्वेश्चन को पूछा है। लेकिन हम इस क्वेश्चन को केवल सॉल्व ही नहीं करेंगे, बल्कि इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसको बहुत डिटेल से देखेंगे। यानी ओवरऑल जो साइंस का एक टॉपिक है पूरा, उसको ही आज हम कवर कर लेंगे। प्रश्न क्या था? निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? अब यहाँ पर कई सारे कन्फ्यूजन होंगे। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यह होगा कि यह जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण है, यह दरअसल क्या होता है? और ऊर्जा मापने का जो पैमाना है, वह क्या होगा? कैसे मानेंगे कि किसकी ऊर्जा ज़्यादा है, किसकी ऊर्जा कम है? फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह क्या है? एक्स-रे। पर अभी आप आंसर पे मत जाइए, अभी आप कॉन्सेप्ट को समझिए कि दरअसल यह एक्स-रे क्यों सही है? इस इमेज से समझिए। सबसे पहले हमको यह पता होना चाहिए कि जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है, यह क्या होता है? किसी भी वस्तु में एक विशेष प्रकार की विद्युत विशेषता होती है। इसी को क्या कहते हैं? आवेश या चार्ज। यह क्या होता है? पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। अब इसका मतलब क्या? अपनी तरफ खींचने या फिर ढकेलने, यह क्षमता होती है, विद्युत आवेश होता है। जैसे आप एग्जाम्पल देखेंगे कि कंघी, कंघी में क्या होता है? विद्युत आवेश। कंघी को आप बालों पर रगड़ते हैं, जो कागज के टुकड़े हैं उनके पास ले जाते हैं, तो यह जो कागज के टुकड़े हैं, यह इससे चिपक जाते हैं। यह क्या है? आवेश है, विद्युत आवेश है। लेकिन आप एक चीज और पाएंगे, ये जो आपकी कंघी है, यह एक सीमित क्षेत्र के जो कागज है या एक एरिया के जो कागज है, कागज के टुकड़े, उनको अपनी तरफ खींचेगा। यानी इनका जो कागज का भार है, एक तो वह, दूसरा इनकी जो दूरी है कंघी से, यह दोनों डिपेंड करेंगी कि यह कंघी उनको अपनी तरफ खींचेगी या फिर नहीं खींचेगी। जो यह एरिया है, यानी जहां तक यह कंघी खींच पा रही है, इसी को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी अगर हमको यह जानना हो कि इस कंघी का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका यह क्षेत्र है जहां से यह कागज को खींच पा रही है। तो दो चीज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? अपनी तरफ खींचने की क्षमता या फिर ढकेलने की क्षमता। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वह क्षेत्र जहां से यह अपनी क्षमता को प्रदर्शित कर पाता है या फिर जहां तक इसकी क्षमता हमको दिखती है। अब अगली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़ी कुछ खास चीजें हैं। इसमें हमने क्या क्या देखा? इस इलेक्ट्रिक फील्ड को आप नहीं देख सकते। कंघी जिस ताकत से इसको खींच रही है, यह आप देख नहीं सकते हैं, इसको छू नहीं सकते हैं, इसको पकड़ नहीं सकते हैं, लेकिन इसके प्रभाव को देख सकते हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो प्रभाव पड़ रहा है किसका? इलेक्ट्रिक चार्ज का, वह आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसे आप महसूस कर सकते हैं या उसके प्रभाव को आप देख सकते हैं। अब दूसरा आता है मैग्नेटिक फील्ड। अब यह क्या है? एक क्या समझा हमने? इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा हम क्या समझ रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? जैसे क्या होता है? चुंबक होता है, चुंबक भी खींचता है अपनी तरफ किसको? लोहे को। अब चुंबक और कील के बीच भी हमको कोई प्रभाव नहीं दिखता है, कोई ऐसा मीडिएटर नहीं दिखता है, लेकिन चुंबक भी क्या करेगा? खींचेगा अपनी तरफ किसको? कील को। इसी को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। अब चुंबक भी क्या करेगा? एक निश्चित क्षेत्र में ही किसी चीज को खींचेगा। मान लेते हैं कि यहाँ क्या है आपका? चुंबक है, तो यहाँ तक की जो कीलें होंगी उनको चुंबक खींच लेगा। हो सकता है यहाँ कोई कील हो, उसको चुंबक ना खींच पाए। तो यहाँ तक का जो एरिया है, जहाँ तक यह खींच पा रहा है, इसको क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ तक उसका प्रभाव है, मैग्नेटिक फील्ड जहाँ तक उसका प्रभाव है, जहाँ तक वह काम कर पा रहा है। अब आपके पास 2 चीज़ें हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, यह आपने समझ लिया, एक समझ लिया आपने मैग्नेटिक फील्ड। अगर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है, यह लगातार बदल रहा है, यह आपका क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड और यह हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। यह लगातार बदल रहा है और इससे जो आपकी एनर्जी है, क्योंकि दोनों के पास अपनी-अपनी ताकत है, इससे क्या होगा? एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। तो इसी को क्या कहेंगे? विद्युत चुम्बकीय तरंग। एक हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या? इलेक्ट्रिक तरंग, मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक तरंग, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर विद्युत चुम्बकीय तरंग। यह पूरी कहानी आप समझ गए। आगे समझते हैं हम। अब एक हमने समझा विद्युत चुम्बकीय तरंग, दूसरा क्या है? विद्युत चुम्बकीय विकिरण। लगभग दोनों क्या है? एक ही जैसा है। विकिरण क्या है? हमको सूर्य से रोशनी मिलती है, हमको गर्मी मिलती है, जबकि सूरज के बीच और हमारे बीच
जो अंतरिक्ष है वह पूरी तरीके से खाली है। हमको ऐसे कोई बीच में मीडिएटर नहीं दिखता है जो इस गर्मी को हम तक ट्रांसफर करता हो। लेकिन इसके बाद भी सूरज की जो गर्मी है, सूरज की जो ऊर्जा है, वह हम तक पहुंचती है। अब यह कैसे पहुंचती है? मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों के कारण। और इन विद्युत चुंबकीय तरंगों के कारण क्या होता है? विद्युत चुंबकीय विकिरण, और यह पहुंचता है हम तक। जैसे अभी हमने क्या देखा था? यह आपका विद्युत क्षेत्र है, यह आपका चुंबकीय क्षेत्र है, यह दोनों आगे आगे बढ़ते हैं, जिससे क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग पैदा होती है, और इनके माध्यम से जो ओवरऑल है, यह जो पूरा ओवरऑल है, इससे क्या पैदा होगा? विकिरण पैदा होगा, और इसी को क्या कहेंगे? विद्युत चुंबकीय विकिरण। तो एक क्या हो गया? यह आपका सूर्य का प्रकाश, यह पहुंच रहा है कहां पर? धरती पर। कैसे? विद्युत चुंबकीय विकिरण से। ये हमने पूरा समझ लिया। अब यह जो आपका विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है, या फिर जो आपका विद्युत चुंबकीय विकिरण है, यह केवल प्रकाश नहीं है, यानी केवल सूरज की रोशनी नहीं है, बल्कि ऐसे ही बहुत सारी क्या है? किरणें हैं या विकिरण है। तो उनमें क्या आता है? रेडियो तरंग, माइक्रोवेव, अवरक्त, दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी, एक्स और गामा किरणें। अब इनमें से कुछ क्या होंगी? हमको सूर्य के प्रकाश से मिलेंगी। पर यह पूरा जो सिस्टम है, वह एक ही सिद्धांत पे काम करेगा। एक चीज जो सबसे खास हमको याद रखनी है, वह यह याद रखनी है कि जो निर्वात में गति है, वह किसकी होगी? बहुत ज्यादा होगी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की, यानी निर्वात में इसकी गति सबसे ज्यादा होगी। यह कंफ्यूज कहाँ करेगा? ध्वनि से, क्योंकि जो ध्वनि की गति है, वह सबसे ज्यादा कहाँ होगी? ठोस में। और निर्वात में सबसे ज्यादा गति किसकी होगी? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की। एक अंतर हम और देख लेते हैं। क्या जो विद्युत चुंबकीय तरंग है और जो विकिरण है, इनमें कोई अंतर भी है? जो विद्युत चुंबकीय तरंग है, वह क्या जोर देती है? इसकी प्रकृति पर, यानी किस तरीके से यह डेवलप हुआ है। और जो विकिरण है, यह जोर किस पे देगी? किस तरीके से यह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसका उत्सर्जन जो हो रहा है, इसका जो प्रसार हो रहा है, वह किस तरीके से हो रहा है। यानी दोनों क्या है? एक ही भौतिक परिघटना के दो पहलू, लेकिन अक्सर इन्हें एक दूसरे के पर्याय के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यानी जो सूर्य की रोशनी है, वह विकिरण के रूप में निकलती है और तरंगों के रूप में यात्रा करती है। अब हम यह समझें कि जो क्वेश्चन में पूछा था कि एक्सरे की जो ऊर्जा है, वह सबसे अधिक क्यों है? एक होता है तरंग दैर्घ्य, यानी यह देखिए, ये जो दूरी है, अगर तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा तो जो भेदन क्षमता है, वह क्या होगी? कम होगी। अगर तरंग दैर्घ्य छोटा होगा तो जो भेदन क्षमता है, वह क्या होगी? ज्यादा होगी। एग्जाम्पल से समझिए, एक आपके पास टॉर्च है और एक आपके पास क्या है? लेजर लाइट। जो टॉर्च होगी, मान लेते हैं यह आपकी टॉर्च है, और इससे जो रोशनी निकलेगी, वह कुछ इस तरीके से निकलेगी। यानी इसकी जो तरंग दैर्घ्य है, वह काफी क्या होगी? बड़ी होगी। लेकिन इसका जो फोकस एरिया होगा, वह भी बड़ा होगा, यानी ज्यादा दूर तक या फिर ज्यादा चौड़ाई में जो टॉर्च की रोशनी है, वह हमको दिखेगी। लेकिन इसकी जो दूरी है, वह क्या होगी? कम होगी। इसी तरीके से जो लेजर लाइट है, अब लेजर लाइट भी कुछ इसी तरीके से होगी, लेकिन इसकी चौड़ाई ज्यादा नहीं होगी, इसकी दूरी ज्यादा होगी। यानी ज्यादा दूर तक यह क्या करेगी? अपने प्रकाश को फैला पाएगी। इसी एग्जाम्पल को और समझिए। एक मान लेते हैं कपड़ा है, अब यहां से जलाई जाएगी टॉर्च, तो टॉर्च क्या होगी? इसकी रोशनी फैल जाएगी, यह इस कपड़े को शायद ना भेद पाए, और इधर आपको क्या दिखे? केवल लाल रंग, प्रकाश ना आए। लेकिन अगर यही क्या हो? लेजर लाइट, ये कपड़ा है और ये क्या है? लेजर लाइट, तो यह क्या करेगी? इसको भेद देगी, आगे तक चली जाएगी। यानी कि अगर जो आपका तरंग दैर्घ्य है, यह बड़ा है, तो जो भेदन क्षमता है या जो ऊर्जा की क्षमता है, वह कम होगी। अगर तरंग दैर्घ्य जो है, वह कम होगी, तो भेदन क्षमता क्या होगी? ज्यादा होगी। इसीलिए जो आपका एक्सरे है, वह आपके शरीर की त्वचा को आर पार कर पाता है। यानी एक्सरे कैसे होता है? लाइट जाती है, लाइट का जो रिफ्लेक्शन है, वह आता है। रिफ्लेक्शन क्या कर पाता है? जो आपकी हड्डियां हैं, या फिर हम यह कहें लाइट क्या कर पाती है? जो आपकी हड्डियां हैं, इनको पार नहीं कर पाती है। हड्डियों से पढ़ के रिफ्लेक्शन आता है, एक इमेज बनती है, और हमको यह पता लग जाता है कि जो आपकी हड्डियां हैं, वो सही है या फिर नहीं है, या फिर कोई उनमें गड़बड़ी है। तो कुल मिलाकर हमको कैसे पता लगता है? क्योंकि जो प्रकाश की किरणें हैं, वह जाती हैं और वापस लौट कर आती हैं हड्डियों से। अब यह आपकी त्वचा को कैसे पार कर पाती हैं? क्योंकि इनकी जो तरंग दैर्घ्य है, वह छोटी होती है, भेदन क्षमता ज्यादा होती है। इसीलिए आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था? किसकी ज्यादा होगी? तो वह क्या हो गया? एक्सरे। अब हम बाकी विकल्प देखते हैं। जो आपकी इंफ्रारेड होती हैं, या फिर आपकी जो अवरक्त किरणें होती हैं, इनकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी? लंबी होगी, और ऊर्जा इनकी क्या होगी? सबसे कम होगी। दृश्य प्रकाश या फिर विजुअल लाइट, जिनमें हम देख पाते हैं, इनके साथ क्या है? इनकी ऊर्जा अधिक होगी। किससे? अवरक्त किरणों से, और इसी के कारण इनको हम देख पाते हैं। और विजुअल लाइट में एक खास कॉन्सेप्ट आपको याद होगा। इनमें क्या होता है? जो आपकी बैगनी किरणें हैं, उनकी ऊर्जा सबसे अधिक होगी, और जो आपकी लाल किरणें हैं, उनकी ऊर्जा सबसे कम होगी। यह तथ्य भी आप ध्यान रखिएगा। फिर बात आती है पराबैंगनी किरणों की। तो यह दृश्य प्रकाश से अधिक होगा, त्वचा को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन एक्सरे से क्या है? कम शक्तिशाली।
और एक्सरे इनमें सबसे ज्यादा क्या है, ताकतवर। क्यों ताकतवर है? क्योंकि उसकी जो तरंग दैर्घ्य है वह सबसे कम है, इसलिए उसकी भेदन क्षमता सबसे ज्यादा है। इसीलिए सबसे ज्यादा प्रभावशाली क्या है, या सबसे ज्यादा क्षमता किसमें है? एक्सरे में, जो ऑप्शन दिए थे। यानी जो आपका रेडियो वेव्स है उससे कम तरंग दैर्घ्य किसका होगा? माइक्रोवेव का। माइक्रोवेव से कम इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, यूवी रेस, एक्सरे, गामा किरणें। यह क्रम आप ध्यान रखिएगा। यह तरंग दैर्घ्य का क्या है? घटता क्रम। और अगर हम बात करें ऊर्जा का बढ़ता क्रम, यानी ऊर्जा किसमें सबसे ज्यादा होगी, तो सबसे ज्यादा किसमें होगी? गामा किरणों में। उसके बाद एक्सरे, फिर यूवी, फिर विजिबल लाइट, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स। यानी तरंग दैर्घ्य और ऊर्जा, इनमें कैसा संबंध है? उल्टा संबंध है। तो यह आप ध्यान रखिएगा। बहुत डिटेल से हमने कवर किया। अब कुछ जो तरंगे हैं और उनका जो उपयोग है उसे हम देख लेते हैं। जैसे एक क्या है? अवरक्त किरणें। जो आपका टीवी का रिमोट है, नाइट विजन कैमरे हैं, उन सब में इनका प्रयोग किया जाता है। इनको ऊर्जा तरंगे या फिर हीट वेव्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह पदार्थों को गर्म करती हैं। दूसरा क्या है? माइक्रोवेव। रडार सिस्टम जो आपका है, ओवन है, वाईफाई है, यह सब किस पे काम करता है? माइक्रोवेव पे। यह भोजन को बहुत तेजी के साथ गर्म करती है। आपने ओवन देखा होगा, इसमें खाने को गर्म किया जाता है। फिर आपका यूवी रेस, पराबैंगनी किरणें, यह जल शोधन के काम आती हैं। वाटर प्यूरिफायर आपने देखा होगा, उसमें यूवी रेस का इस्तेमाल होता है। काले दस्तावेज, जो नोटों की पहचान है या असली नोटों को पहचानने की जो क्षमता है, वह भी किससे होती है? यूवी रेस से। इसमें जो आपकी यूवी बी है, यानी यूवी रेज में जो यूवी बी रेज है वह सबसे ज्यादा क्या है? खतरनाक है। फिर एक क्या है आपका? रेडियो तरंगे। जो एफएम है, रेडियो है, यह सब इस पे चलता है। मोबाइल नेटवर्क इस पे चलता है। इसकी क्या है? तरंग दैर्घ्य यह सबसे लंबी होती है, बहुत दूरी तक जाती है। इसीलिए यह जो रेडियो वगैरह है वह इसी पर चलते हैं, रेडियो तरंगों पर। तो बहुत डिटेल से हमने कवर किया। अब तरंगों से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा, या किसकी भेदन क्षमता ज्यादा है, किसकी कम है, क्यों है, वह सब कुछ आपको एग्जैक्टली पता होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न कहता है कि मीथेन निम्नलिखित में से किससे उत्सर्जित होता है? केवल धान के खेत से, केवल दीमक की बाबी से, ए और बी दोनों से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह तो हम जानते हैं कि धान के खेत से निकलता है, यह तो एग्जैक्टली सही है। लेकिन जो आपका दीमक है उसकी बाबी से भी, यानी उसके घर से भी क्या निकलता है? मीथेन निकलता है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो धान का खेत है, पैडी फील्ड है, यह क्या है? मानव जनित सोर्स है। इससे होता क्या है? पानी भर जाता है खेतों में। धान के खेत में आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, तो वहां पर धान के खेत में पानी भर जाता है। पानी भरने से क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे क्या होता है? ऐसी परिस्थितियां वहां पर उत्पन्न होती है कि एक दलदली वातावरण पैदा हो जाता है। उनके खेत में आपने देखा होगा कि थोड़ा दलदली जैसा हो जाता है पानी भरते भरते। और इसी के कारण मैथनोसार्किया, मैथनोसार्किना और मैथनोबैक्टीरियम, यह जीवाणु पैदा होते हैं। और यही क्या करते हैं? मीथेन का निर्माण करते हैं, CH4। दीमक की बाबी की बात करें तो यह एक नेचुरल सोर्स है, मतलब इंसानों ने नहीं किया है, लेकिन नेचुरली होता है। इसमें भी क्या होता है? जो दीमक है आपका, वह लकड़ी काटता है, तो लकड़ी और सेल्यूलोज को पचाने के लिए जो दीमक है वह बहुत फेमस है। और जब दीमक इस सेल्यूलोज को पचाता है, उसी से भारी मात्रा में क्या पैदा होता है? मीथेन पैदा होता है। मीथेन से संबंधित कुछ प्रमुख उसके जो गुण हैं वह भी हम देख लेते हैं। जैसे इसको क्या कहा जाता है? मार्श गैस। क्यों? क्योंकि यह जो आपकी दलदली भूमि है, आर्द्र भूमि है, उससे खुद निकलती है, स्वतः निकलती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मार्श गैस। ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करें अगर हम, तो जो CO2 है उसकी तुलना में जो मीथेन है इसकी मात्रा तो बहुत कम है। यानी परसेंटेज में जो ग्रीन हाउस गैस में गैसें हैं उनमें जो मीथेन है वह कम है। लेकिन CO2 की तुलना में इसका जो भेदन क्षमता है या इसका जो नुकसान करने की क्षमता है वह 28 से 30 गुना ज्यादा है। यानी मीथेन जो है वह ग्रीन हाउस गैस को खराब करने में काफी योगदान देता है, इसकी क्षमता ज्यादा है। लेकिन परसेंटेज में यह गैस वायुमंडल में कम है, यह आप ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक स्रोत की बात करें तो आर्द्र भूमि, दीमक, महासागर, महासागरों में भी जो आपके जीव जंतु हैं इनकी वजह से क्या होता है? मीथेन का उत्सर्जन होता है। मानव जनित स्रोत की बात करें तो धान की खेती, जुगाली करने वाले मवेशी, इनसे भी निकलता है। पशुओं के गोबर से, आगुर करने से, कोयले की खदानों से और कचरे के ढेर से, इन सब से क्या निकलता है? मीथेन निकलता है। इसीलिए मीथेन को कंट्रोल करने के लिए कई सारे नियम कानून बने हैं और इनमें भारत भी पार्टिसिपेट कर रहा है। जैसे एक क्या है आपका? ग्लोबल मीथेन प्लेस। एक तरीके से सबने मिलकर यह तय किया है कि हम मीथेन का जो उत्सर्जन है उसको कम करेंगे। यानी 2030 तक जो मीथेन का उत्सर्जन है इसको 30% तक कम करना है। हालांकि भारत ने इस पर सीधे सीधे साइन नहीं किए हैं, लेकिन भारत भी ऐसी कोशिशें कर रहा है कि जो मीथेन का उत्सर्जन है उसको कम किया जाए। भारत सरकार का एक कार्यक्रम है हरित धारा। यह कार्यक्रम कैसा है? एंटी मीथेन फीड के लिए, यानी मीथेन का जो प्रोडक्शन है या मीथेन जो उत्पन्न हो रही है इसको कम करना है। इसका इम्पैक्ट क्यों है? क्योंकि जो मीथेन है वह कहाँ कहाँ से पैदा हो रहा है? एक तो धान के खेत से। तो धान के खेत में हम क्या कर रहे हैं? AWD तकनीकी, यानी अल्टरनेटिव वीटिंग
एंड ड्राइंग सिस्टम। और धान के खेत में ही हम क्या कर रहे हैं, सीधी बिजाई विधि यानी डायरेक्ट हम क्या करें, प्लांटेशन कर दें। तो धान के खेत में हम काम कर रहे हैं, यहाँ से मिलता है मीथेन। और जो जानवर हैं, इनकी जुगाली से, यानी आपने देखा होगा कि बैठ के जो जानवर मुँह चलाते हैं, उससे उनका जो खाना है वो पचता है, उससे। और उनके जो उत्पाद हैं, जैसे गोबर है या फिर अन्य उत्पाद है, उनसे, इन सब से क्या होता है, मीथेन पैदा होता है। और इन जानवरों का जो सबसे बड़ा सेंटर है, वह क्या है, डेयरी फार्म। तो वहाँ पर ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे ऐसे बैक्टीरिया हैं, उनको कंट्रोल किया जाए, जो मीथेन को उत्पन्न करते हैं। तो मीथेन के उत्सर्जन में कमी करना है, इसके लिए क्या है कार्यक्रम, हरित धारा। और दूसरा कार्यक्रम क्या है, एडब्ल्यूडी तकनीकी। इन दोनों के माध्यम से जो मीथेन का उत्सर्जन है, उसको कम किया जा रहा है, उसको कंट्रोल किया जा रहा है। और क्योंकि मीथेन जो है, वह सबसे ज़्यादा खतरनाक है, तो उसको कंट्रोल करने की प्लानिंग है। फिलहाल आप यह भी ध्यान रखिएगा कि जो ग्लोबल मीथेन प्लेज है, यानी वैश्विक स्तर पर 2030 तक जो मीथेन का उत्सर्जन है, उसको 30% कम करने का जो लक्ष्य है, इसमें भारत सरकार शामिल नहीं है। भारत सरकार ने इस पे हस्ताक्षर नहीं किए हैं। क्यों नहीं किए हैं? क्योंकि इसमें क्या कंट्रोल करना है, एग्रीकल्चर को कंट्रोल करना है और जो पशुधन है, उनको कंट्रोल करना है। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, एग्रीकल्चर को हम इतना ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। दूसरा, पशुधन या भारत की जो आजीविका है या किसानों की जो आजीविका है, उसमें एक बहुत बड़ा क्या करता है, योगदान देता है। उससे जो उनकी आमदनी है, आर्थिक स्थिति है, वह काफी बेहतर होती है। तो भारत इन दोनों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, इसीलिए भारत ने सीधे-सीधे इस पर साइन नहीं किए हैं। लेकिन भारत अपने स्तर से, अपने प्रयासों के द्वारा, अपने तरीके से जो मीथेन का उत्सर्जन है, उसको कम करने की कोशिश कर रहा है। अब हम देख लेते हैं कुछ जो गैसें हैं और उनके जो प्राकृतिक स्रोत हैं, वह क्या है, और कुछ ऐसे कोर फैक्ट्स जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे मीथेन की हमने बात की, CH4 का क्या है, सूत्र है, धान की खेत से निकलता है, पशुओं की जुगाली से निकलता है, कोयले की खदानों से निकलता है और सेफ्टी टैंक से। यह सीएनजी का मुख्य स्रोत है, यानी सीएनजी में 80 से 90% क्या होता है, मीथेन होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बार-बार यूपीपीसीएस ने पूछा है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। नाइट्रस ऑक्साइड N2O, यह कृषि उर्वरक से निकलता है, स्पेशली जब हम यूरिया का खूब इस्तेमाल करते हैं, तो क्या निकलता है, नाइट्रस ऑक्साइड। यह भी क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है और इसे क्या कहते हैं, हंसाने वाली गैस या फिर लॉफिंग गैस। सल्फर डाइऑक्साइड, ये जो आपके कोयला आधारित या कोयले से बनने वाले जो ताप विद्युत संयंत्र है, उनसे निकलता है, तेल रिफाइनरी से निकलता है, ज्वालामुखी से निकलता है। इसी के कारण क्या होता है, एसिडिक रेन या फिर अम्ल वर्षा। तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ही क्या होता है, एसिडिक रेन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी, रेफ्रिजरेटर से, एयर कंडीशन से, एरोसोल स्प्रे से, इन सब से निकलता है। और जो समतापमंडल की ओजोन क्षरण है, उसमें यह काफी ज्यादा योगदान देता है। यानी सीएफसी से जो समतापमंडल की ओजोन है, जो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है, उसको यह नुकसान पहुंचाता है। कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे बैड ओजोन कहाँ मिलती है और वह हमारे लिए क्यों नुकसानदायक है। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।